कैंडिड डस्टिंग पाउडर। कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। ये सिद्धेश्वर मंदिर है जिसे आज से 800 से 900 साल पहले सिद्धेश्वर स्वामी ने बनाया था और कहा जाता है कि इसी मंदिर की स्थापना के साथ सोलापुर की स्थापना हुई। जब पानी की यहाँ पे कमी हुई तो फिर ये तालाब बनवाया गया जिसके बीच में आज ये मंदिर स्थित है और इस तरह सोलापुर की कहानी शुरू होती है। ललन टॉप चुनाव यात्रा की कहानी भी पिछले कई दिनों से पश्चिम महाराष्ट्र में यात्रा कर रही है। एक एक उसमें अध्याय जुड़ता जा रहा है। पहले हम पूना गए, फिर उसके बाद में हम सातारा गए, फिर उसके बाद हम कोल्हापुर गए, हाथकणंग ने सीट की, हमने सौरभ आए थे उन्होंने बारामती सीट की और इन सारी सीटों पर यात्रा करते करते अब हम आ गए हैं सोलापुर, जो कि पश्चिम महाराष्ट्र में हमारा आखिरी पड़ाव होने वाला है। ये आखिरी पड़ाव है तो हमने सोचा कि क्यों ना रुक कर के थोड़ा विचार किया जाए, समझा जाए पश्चिम महाराष्ट्र की और ख़ासकर सोलापुर की पॉलिटिक्स को। चुनाव सिर पर हैं और यहाँ पे बीजेपी की तरफ से राम सातपुते चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से प्रणति शिंदे चुनाव लड़ रही हैं, जो कि सुशील कुमार शिंदे जो कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी हैं वो। तो इनके प्रोस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे, लेकिन हम पहले सोलापुर और सोलापुर की पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं और इसीलिए हमने यहाँ के 3 मूर्धन्य जर्नलिस्ट्स को दावत दी है। उन्हें हमने यहाँ सिद्धेश्वर मंदिर पे ही बुलाया जहाँ से सोलापुर की कहानी शुरू हुई थी। पहले हम उनका परिचय आपसे करा दें और उसके बाद फिर हम तसल्ली से बात करेंगे कि सोलापुर की पॉलिटिक्स में कौन कौन से एंगल्स हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये जानना एक नई चीज़ होगी कि सोलापुर में भी लिंगायत पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलती है, जिस तरह कर्नाटक है, कर्नाटक बिल्कुल यहाँ से लगा हुआ है। तो परिचय से शुरुआत करेंगे और फिर आगे बात होगी। तो हमारे साथ अविनाश कुलकर्णी जी हैं, सर संपादक हैं दैनिक सांझ सोलापुर के, एक इवनिंग न्यूज़पेपर है यहाँ का। प्रशांत माने सर हैं, आप संपादक हैं दैनिक तरुण भारत के, और गौस पटेल हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं। पहले सर मैं आप दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि हम एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह पे हैं। एक यहाँ पे सिद्धेश्वर मंदिर हमारे दर्शकों ने देखा, यहाँ पे औरंगज़ेब की बेटी का किला भी है और हम लोग समति कट्टा पर अभी बैठे हुए हैं। तो इस जगह की हिस्ट्री के बारे में और सोलापुर की कहानी कैसे शुरू होती है उस मान्यता के बारे में दर्शकों को। आप सबका सोलापुर में स्वागत है। ये सिद्धरामेश्वर की नगरी है, 800 साल पुराना इतिहास है। इसको थोड़ा बहुत हिंदी मराठी मिक्स हो जाएगा तो श्रोता सहन कर लेंगे ऐसा समझता हूँ। तो 800 साल पुराना हिस्ट्री है। यहाँ सिद्धेश्वर महाराज सोलापुर में थे, उन्होंने ही ये तालाब उस वक्त लोगों के लिए किया। ये जगह की खासियत यह है, या इसको सम्मति कट्टा कहते हैं जिस पर हम बैठे हैं अभी। तो यहाँ सिद्धेश्वर महाराज ने उनके साथ एक कुंभार कन्या, कुंभार बोले तो मटकी बनाने वाले वगैरह, उनकी लड़की ने शादी करने का एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन वो बोले मैं महाराज हूँ तो मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगा। तो वो तैयार नहीं थे, वो नहीं मुझे आपके साथ ही शादी करने के। तो उसने बोला मेरे ये योगदंड है मेरा, इसके साथ शादी करो। तो मान्यता है कि उस वक्त से यहाँ एक विवाह सोहला जो कार्यक्रम वहाँ उस वक्त से होता है, तो अभी तक चालू है। हर बरस 11 जनवरी से 16 जनवरी तक यह इवेंट रहता है। ये सब मकर संक्रांति के वक्त या 4 दिन लोग सोलापुर में बहुत सारा फंक्शन मानते हैं और बहुत सारे भीड़ यहाँ आती, कर्नाटक से आती, आंध्र से आती, मराठवाड़ा से आती। ऐसा ये सोलापुर की खासियत है और ये पवित्र जगह है बहुत, ये सोलापुर का मानना है। और ये जैसे ये धर्म के साथ एक शुरुआत है और फिर यहाँ की राजनीति भी हम देख रहे हैं। इसी जगह पे किला भी है। इस किले का क्या इतिहास है सर? ये किले का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज के काल से है। यहाँ सोलापुर के बाजू में विजापुर जिला है, विजयपुर बोलते हैं, वहाँ पे आदिलशाही थी। तो उत्तर भारत से जो भी आक्रमण हो गए, जो भी राजे आ गए, उनकी संतानें आ गई, तो सोलापुर से दक्षिण जाने का मार्ग था। तो यहाँ पे रुकते, तो तब यहाँ पे किला बनाया गया ऐसा है। तब का इसकी मान्यता ऐसा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के काल का ये किला है। और सोलापुर सिटी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग हैं, हर बहुभाषिक लोग हैं, कामगार वर्ग बड़ा है। और सोलापुर का इतिहास देखा जाए तो सोलापुर स्वतंत्र काल में जब ब्रिटिश थे, तब देश स्वतंत्र होने से पहले मार्शल लॉ लग गया
और शोलापुर भारत स्वतंत्र होने से पहले 5 दिन आज़ादी हमने पहले भी उसकी आज़ादी का मजा हमने ले लिया है, जिसका फलित ये है कि हमारे यहाँ इसी बाजू में 4 हुतात्मा पुतला जो चौक बोलते हैं, वो 4 हुतात्मे जिनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी, जो 4 शहीद हैं, 4 शहीद है, उनके याद में बनाया गया है वो। तो शोलापुर नाम से ही शोलापुर नहीं, वो शोलापुर ही है। तब से जब से ब्रिटिश की सत्ता थी, ब्रिटिश हमारे पर राज करते थे, तब भी शोलापुर ने अपना जलवा दिखाया है कि हम स्वतंत्रता के कुंड में हम आगे थे। अच्छा, 5 दिन पहले आज़ादी का क्या किस्सा है, मतलब वो क्यों लगा था मार्शल लॉ इसलिए लगाया था कि हमारे यहाँ जो 4 पुतला बनाए, ये 4 जो स्वतंत्र सेनानी थे हमारे, तो उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर हमला किया था। यहाँ पे ब्रिटिश की जो पुलिस चौकी थी वही जला दी थे, और ब्रिटिश का जो झंडा था, फ्लैग था, उसको हटा दिया था शोलापुर से, और इंडिया का फ्लैग लगाया था। और 5-6 दिन इंडिया का फ्लैग लगा था, और वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट तब नहीं था। ये है हमारे शोलापुर का इतिहास। और फिर जैसे उन 4 को फांसी हो गई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट में कैसा है, जो आगे थे उनको पकड़ ले लिया, पकड़ने के बाद उन पे खटला चल गया, उनको फांसी हो गई। लेकिन बात ये कब भी निकले तो शोलापुर के ही निकलती है कि हमने देश का स्वातंत्र्य पहले उसका 5 दिन पहले हमने आज़ादी। कौन हुतात्मा थे सर वो? जगन्नाथ शिंदे, कुर्बान हुसैन, किशन सारड़ा और मल्लप्पा दनशेट्टी, ऐसे 4 हुतात्मा है। शोलापुर की और एक स्टोरी है मुझे, जैसे कहावत भी होगी, शोलापुर शोला, आग का शोला। आज हम यहाँ बैठे हैं, आपको लगता होगा पीछे से इतनी गर्माई है, आज 44 टेम्परेचर है सोलापुर का, लेकिन सोलापुर के लोग इतने बड़े हैं, सहन करने वाले हैं कि वो 44 को भी कुछ ये नहीं समझेंगे। देखो घूमने के लिए कितने ज़्यादा लोग आए हैं, और चाय के ठेले पर बहुत सारी भीड़ हो गया। अभी चाय पीते हैं, मज़ा करते हैं, 44 होगा भी उसको कुछ नहीं लगता, इतना सहन करने वाले हैं। ब्रिटिश को लेकिन सहन नहीं किया। 5 दिन पहले हमने आज़ादी मिलाई, ऐसा सोलापुर की कहावत है। ऐसा कहा जाता है ब्रिटिश जब सोलापुर में आए थे तो यहाँ सांगोला जो बेल्ट है, तहसील सांगोला, वहाँ आग के शोले उनको दिखते थे वो दूरबीन से देखने के बाद। इतना सब ओसड़ था, कोई जंगल था, तो आग के गोले दिखते, इसे शोलापुर कहते थे वो अंग्रेजी में, शोलापुर, शोले, आग के गोले, ऐसा कहावत है कि उससे शोलापुर नाम बढ़ गया। और ऐसा ही कहा जाता है कि सिद्धेश्वर महाराज ने ये नगरी स्थापन की, 16 गलियां थी, उससे सोन्नलिंग बन गया, 16 गली का, और सोन्नलिंग भी कहते हैं। और सोलापुर अभी प्रचलित नाम तो इसका सोलापुर है। ऐसा ये सब सोलापुर की खासियत है। ये तो जैसे इतिहास हुआ सर, मैं गौ सर के पास भी आऊँगा ही। उससे पहले मैं आप दोनों से जानना चाहता हूँ कि यहाँ की पॉलिटिक्स ने कैसे आकार लिया है। जैसे पहले हम पश्चिम महाराष्ट्र में हैं, मतलब आखिरी कोना हो गया, इसके बाद से फिर अब मराठवाड़ा लग जाएगा। गर्मी वैसे ही बढ़ गई है, हम लोग जब तक के कोस्ट के साथ साथ चल रहे थे तब तक के बड़ा ठीक था। अब प्रशांत और मैं सनस्क्रीन खरीद रहे हैं, गमोरी हो रही है, गर्मी है। तो काफ़ी मिलती जुलती कोऑपरेटिव यहाँ पे भी स्ट्रांग है। यहाँ पे भी जो शुगर मिल है उनकी संख्या 39 फैक्ट्रीज हमें बताया जाता है कि वेस्टर्न महाराष्ट्र में मेरे ख्याल सबसे ज्यादा गन्ना फैक्ट्री यहाँ है। जबकि थोड़ा ड्राई रीजन है ये। उसके अलावा टेक्सटाइल्स का यहाँ पे इतिहास है। तो इन सारी चीजों ने कैसे यहाँ की पॉलिटिक्स को आकार दिया? नहीं, ये पहले था, पॉलिटिक्स बाद में बन गया। ये बिजनेस तो सोलापुर के, जैसे सोलापुर की चद्दर ऑल वर्ल्ड में फेमस है। सोलापुर चद्दर, आपके यहाँ बेडशीट बोलते होगे उसको शायद, लेकिन चद्दर बोलते हैं। सोलापुर का बीड़ी उद्योग भी बहुत सारे, बीड़ी पीते हैं ना, वो बीड़ी भी सोलापुर में बहुत सारे फैक्ट्रियाँ थी। ये पहले सोलापुर के पहले के व्यवसाय। अभी सोलापुर में कॉटन इंडस्ट्री है, सोलापुर में रेडीमेड बिजनेस भी बहुत सारा है। ऐसे सब बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं। गन्ना फैक्ट्री इसलिए बढ़ गई कि सोलापुर में उजनी डैम जो है सोलापुर के नज़दीक 123 TMC का सबसे लार्जेस्ट ये डैम होगा, इसकी कैपेसिटी। तो उस वजह से पंढरपुर, करमाळा, माळशिरस, मंगलवेढा, ये सब तहसील है, उसके एरिया में जो ये एरिया आता है वहाँ सब गन्ने की खेतियाँ है। और गन्ने की खेती बढ़ गई, इसलिए कारखाने भी बहुत सारे हो गए।
यहाँ मुझे लगता है 39 शुगर फैक्ट्रीज है, जिसमें कोई प्राइवेट भी है, कुछ कोऑपरेटिव भी है। ऐसा सब इतिहास है शुगर का। और सोलापुर के अंदर अभी तो फिलहाल सोलापुर जोर में जा रहा है, तो सोलापुर की चटनी जिसे बोलते हैं मूंगफली की चटनी, हाँ, वो बहुत फेमस है सोलापुर की। वो चटकदार है, वैसा ही चटकदार अभी हमारा सोलापुर का पॉलिटिक्स हो गया है। क्या फैक्टर्स हैं सर सोलापुर के पॉलिटिक्स में? शोलापुर देखा जाए तो देश स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस की सत्ता यहाँ पे थी। एक 2-3 बार छोड़ दिए बीच के, तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे कांग्रेस का खासदार चुन के आता था। लेकिन लास्ट 2 टर्म में यहाँ बीजेपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया और देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे साहब, उनका यहाँ पे पराभव हो गया 2 बार असल। अभी तीसरी बार कांग्रेस ने शिंदे साहब की लड़की को चुनाव में उतार दिया है और भाजपा ने इस बार तीसरा नया उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जो आमदार। हर बार कैंडिडेट चेंज हो रहा है। 3 बार चेंज, भाजपा ने 3 बार चेंज किया है, इस बार भी नया है। क्या वजह लगती है सर बीजेपी, मतलब अभी तो बीजेपी स्ट्रांग ही होती जा रही है आप अगर नेशनल उसमें देखेंगे तो, लेकिन यहाँ जैसे एक सिद्धेश्वर स्वामी जो अभी सिटिंग एमपी हैं, उनका तो सर्टिफिकेट्स को लेकर के उनके ऊपर इल्जाम थे। इससे पहले क्या हुआ? इसमें एक बात देखी जाए तो ऐसी है कि लोग सिर्फ मोदी को देखते हैं। देश में मोदी के नाम पे ही सब चलता है। इस वजह से लेकर भाजपा में एक ऐसी कहानी बन गई है कि चलो मोदी है हमारे पास, हम नीचे कुछ भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी नया दे दो, कोई मोदी को वोट देने वाले हैं तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस बार ऐसा है कि 2 एमपी जो थे यहाँ पे, उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया। सिद्धेश्वर स्वामी के पहले कौन थे? शरद बनसोड़े बोल के थे, जो सिने कलाकार भी थे, एडवोकेट थे, मराठी सिने कलाकार भी थे, उनको दे दिया। उन्होंने पहली बार जायंट किलर बोल के शिंदे साहब का पराभव कर दिया, तो पूरे वर्ल्ड में, देश में उसका चर्चा हो गया था। उसके बाद 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया बोल के भाजपा ने उस बार धार्मिक कार्ड खेलते हुए सिद्धेश्वर महास्वामी जी को मैदान में उतारा था। उन्होंने भी पराभव कर दिया। लेकिन ये दोनों भी एमपी ने 10 साल में शोलापुर में कुछ विकास नहीं किया। शोलापुर के लोगों में उस बात का गुस्सा था। ये देखते हुए भाजपा ने इस बार तीसरा उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, जो आमदार थे यहाँ शोलापुर जिले में से, राम सातपुत थे। और यहाँ पे जो सिटिंग कांग्रेस के आमदार है प्रणीति शिंदे, उनमें इस बार कांटे की टक्कर चल रही है। कल ही मोदी साहब की यहाँ प्रचार सभा हो गई। वातावरण पूरा जो 44 टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा राजकीय तापमान बढ़ गया है, ऐसे यहाँ का माहौल है। अभी यहाँ की निवडणूक है, लोग ऐसा कहते हैं कि जो कुछ भी होगा 4 जून को देख लेना। 4 जून को जो मत मोजनी हो जाएगी उसमें ही हम जो कुछ भी बता देंगे। तो इतना इस बार शोलापुर के लोगों में गुस्सा दिख रहा है। क्यों? तो शोलापुर में विकास नहीं हुआ है। शोलापुर का विकास बोले तो शोलापुर का इतना बड़ा डैम है, लेकिन 5 दिन के बाद पानी है। ये 123 टीएमसी। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की, सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ, वेस्टर्न महाराष्ट्र में हम लोग जहाँ जहाँ गए, पुणे के आगे जब निकले हैं, उसके बाद से गांव जाओ, तहसील जाओ, जिले में जाओ, लोगों को पानी की मात्रा का हिसाब टीएमसी में वो बात करते हैं। इसका मतलब पानी की जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसलिए बच्चे को पता है कि यार 2 टीएमसी 3 टीएमसी इस तालुका को इतना लगता है। उसका कैसा है साहब, अभी शोलापुर सिटी 10 लाख लोगों का शहर है। 10 लाख लोगों के लिए साल के लिए 2 टीएमसी पानी लगता है सिर्फ। तो 2 टीएमसी पानी में साल भर शोलापुर के 10 लाख लोग पानी पी सकते हैं। तो 130 टीएमसी का धरण है, तो कितने दिन पूर्णना चाहिए पानी होना चाहिए। पानी तो होना चाहिए। फिर भी यहाँ की कारपोरेशन है, यहाँ का जो प्रशासन है। कौन है कॉर्पोरेशन में से? कारपोरेशन में अभी सत्ता ही नहीं है। अच्छा, हुए आपके इलेक्शंस नहीं हो? 2 साल से इलेक्शन नहीं है, प्रशासन राज है। जो भी कुछ आयुक्त करेंगे, उनकी टीम करेंगी, वही सही है। लोग कुछ बोल नहीं सकते। लोगों की कुछ भी दिक्कत हुई तो कोई किसी को बता ही नहीं सकता है। पानी 5 दिन दो, 6 दिन दो, 7 दिन दो, ठीक है। लोग बोलते हैं, आप किसको बताना है? लोगों के दिल में देखा जाए, मन में देखा जाए तो एक खौफ है, और दूसरी बात गुस्सा भी बहुत है। यहाँ पे विमानतल नहीं है, इसलिए शोलापुर के जो बच्चे पढ़ते हैं, जो इंजीनियर बनते हैं, उससे भी अच्छी शिक्षा लेते हैं, तो रोजगार के लिए, नौकरी के लिए शोलापुर छोड़ के जाते हैं। और बिजनेस इंटरेस्ट जहाँ होता है, इंडस्ट्री यहाँ पे है, तो वहाँ पे भी एयरपोर्ट की। मैं गौस सर आपसे और कुलकर्णी सर आपसे दोनों से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे माने सर कह रहे हैं कि यहाँ पे
2 बार से बीजेपी के सांसद जीत रहे हैं, लेकिन उनके काम को लेकर के लोग खुश नहीं है। और दूसरा कॉरपोरेशन के काम को लेकर भी वो बता रहे हैं कि अभी तो 2 साल से है नहीं, लेकिन जब था तभी भी कोई बहुत खास काम हुआ नहीं। क्या आप दोनों इस असेसमेंट से एग्री करते हैं? हाँ जी, मैं एग्री करता हूँ क्योंकि पिछले 10 साल लोगों ने बहुत वोटों से बीजेपी को जिताया था। लोगों को लगता था कि बीजेपी कुछ विकास करेगी, मगर वो हो नहीं पाया है। ये फैक्ट है। ये मैं बहुत जगह घूम के आया हूँ, अक्कलकोट, मंगलवेढ़ा, पंढरपुर, फिर शहर मध्य में भी मैं ज़्यादा घुमा हूँ, शहर में भी घुमा हूँ। उत्तर में मेरा ज़्यादा ताल्लुका नहीं हुआ है, मगर लोगों में गुस्सा है इस बात को कि पिछले 2 जो खासदार है यहाँ के, उन्होंने जितना काम करना चाहिए था उतना काम नहीं किया है। ये लोग बता रहे हैं, लोग खुल के बात कर रहे हैं इसको लेकर के। ये भाजपा के लिए, बीजेपी के लिए एक समस्या बन गई है। इसलिए राम सातपुते जी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, वो ये जो डाइवर्ट है वो राम मंदिर पे और हिंदुत्व पर लेकर के जा रहे हैं। उसके खिलाफ अगर देखा जाए तो जो महाविकास आघाड़ी की जो उम्मीदवार है प्रणीति शिंदे, वो स्थानिक समस्या पे बात कर रही है। उसको लेकर के वो बता रहे हैं कि आपने क्या किया, उस पे आप बात कीजिए, विकास पे आप बात कीजिए। यह चीज़ यहाँ पे आप फिलहाल में दिख रही है। मेरे दोस्त ने गौस ने बहुत अच्छी तरह से इसका विश्लेषण किया। मेरा भी कहना है, जब काम आपको काम दिखाने लायक नहीं रहता तो लोग आधार दूसरे को किस चीज़ का लेते हैं। वैसे अभी यहाँ कास्टिज्म का आधार ले रही है बीजेपी। हिंदू कार्ड का ये शुरू हो गया है। कल प्रधानमंत्री की सभा थी, उन्होंने खुलकर बोला कि रिजर्वेशन इनको नहीं मिलेगा, मुस्लिम समाज को नहीं मिलेगा। कर्नाटक में जो हो गया गलत हो गया। इतनी कड़वी सभा मोदी जी की, इससे पहले 5-10 बार मोदी जी सोलापुर में आके गए। इतनी कड़वी कब नहीं थी, खुलकर बोलने वाली बात। तो ये आखिरी का कार्ड उन्होंने खेला है, या वोटों का डिवीजन हिंदू वर्सेस मुसलमान हो। यहाँ जैसे सोलापुर पे बड़ी मुस्लिम आबादी है, क्या ये भी एक कारण लगता है? नहीं, लेकिन ये प्रभाव करने वाली उनकी संख्या है। और ये कांग्रेस के पार्ट में गए तो वो 1.5 लाख का कुछ तो डिवीजन बाकी है बीजेपी और कांग्रेस में। वो खुलकर कांग्रेस की तरफ जाएगा ऐसा लगता होगा उनको शायद, इसलिए ये कार्ड खेलना शुरू हो गया। और कल टुमारो उनकी सभा योगी आदित्यनाथ की इसी वजह से, नहीं तो उनका सोलापुर से कोई ताल्लुकात भी नहीं, उसका कोई विषय भी नहीं। लेकिन उनकी इमेज पहले आए हैं यहाँ पे योगी, एक बार आके गए, लेकिन हिंदुस्तान में उनकी इमेज अभी ज़्यादा से ज़्यादा कड़वा हिंदुत्ववाद ऐसी इमेज है उनकी, तो उसका कारण यहाँ शुरू हो जाएगा ऐसा शायद लगता है। सोलापुर की बहुत सारी समस्या है। बीजेपी यहाँ के नगर पालिका में भी उनकी सत्ता थी। 2 सिटी शहर में के 2 एमएलए उनके थे, विधानसभा में उनका बहुमत था और लोकसभा में भी उनका एमपी था। तब भी सोलापुर की कुछ समस्या का हल नहीं हो गया। ये लोगों को अभी मालूम हो गया है गए 10 बरस में। लेकिन लोग बीजेपी का सपोर्ट करने वाले या मोदी के ऊपर प्रेम करने वाले क्या बोलते हैं कि इससे पहले 70 साल 50 साल क्या हो गया, कांग्रेस की राजवट थी, उन्होंने नहीं किया, इसलिए लोगों ने बीजेपी को चुना था, बीजेपी को वोटिंग दिया था। लेकिन वो भी फेल होने लगा है, ऐसा लोगों के मन में अभी गुस्सा है। यहाँ के भी है, वहाँ के भी, दोनों की तरफ के लोगों के तरफ। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी द्विधा मनस्थिति है, उनको मोदी तो चाहिए लेकिन लोकल में मोदी का आदमी नहीं चाहिए। 400 तो आने वाले ना, हमारा एक नहीं आया तो चलेगा, लेकिन लोकल जिसको प्रॉब्लम मालूम है, जैसे प्रणीति शिंदे की इमेज ऐसी बन गई है, वो लोकल प्रॉब्लम को अच्छी तरह से सुलझा लेती है और उस विधानसभा के अंदर नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ वो अच्छी तरह से लोगों का प्रॉब्लम मानती है और वहाँ से उसका सोल्यूशन भी निकाल के लाती है। इसकी इमेज है, इसलिए लोग उसके पीछे जा रहे हैं। ऐसा सब यहाँ का अभी जो शुरू पॉलिटिक्स ऐसा इस तरह है। अच्छा, तो ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस है ना, हम ये बता दें कि ये जो घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के आधार पे मैं दोपहर में संघ के कुछ लोगों से मिला सर, और आम लोगों से तो मिल ही रहा हूँ। तो जैसे उन्होंने एक बहुत अलग टैंजेंट पे बात की और मैंने कहा कि हाँ भाई ये इस तरह से भी लोग होते हैं। उनका कहना था कि यार हम लोग गांव में जाते हैं, होता है कई बार लोकल एमपी
के खिलाफ गुस्सा होता ही है। और उन्होंने कहा कि हमको सुनना भी पड़ता है, तो उनके सारे वचन हम सुनते हैं, लेकिन फिर जब वो आधा घंटा वो गांव में बोल करके शांत हो जाती है जो ग्रामीण जनता है, फिर हम उनसे पूछते हैं कि अच्छा आपके एनएच से लेकर के गांव का रास्ता 5 साल पहले कैसा था, तो वो बताते हैं कि पैदल आते थे या जैसे आते होंगे। अभी कैसा है, तो कहते हैं अभी तो कार आती है। तो फिर वो पूछते हैं कि किसने बनाया, कहते हैं बीजेपी। फिर वो लोग बताते हैं कि ये जो पंढरपुर होते हुए जो हाईवे बना है, जो अब यहाँ सीधे सीधे नागपुर तक के इसका काम चल ही रहा है, 4 लेन है, वो उसके बारे में बात करते हैं। रेलवे का काम चल रहा है। तो जैसे बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार वो कहते हैं कि भाई ये सिद्धेश्वर मंदिर में ये कट्टे पे ये सब ये सीमेंट वेमेंट का ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वो बीजेपी लेके आई। तो वो लोग अपनी ओर से वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इस चीज को कैसे आप लोग देखते हैं कि एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, काम तो हो गया, इसलिए मैंने बोला ना, लोग मोदी को चाहते हैं। मोदी बीजेपी गवर्नमेंट ने काम किया है, इसके बारे में किसका दुमत नहीं है। लेकिन जो लोकल लीडर रहता है उनके लिए झगड़ने वाला, उनके जो प्रश्न है वो सॉल्यूशन, वो दोनों ने नहीं किया, फेल्योर गए। बीजेपी ने मोदी ने क्या किया, आपके उनको वोट चाहिए, इसलिए किसी राम सातपुते को अभी भेजा है, उससे पहले महाराज को भेजा था, उससे पहले शरद बंसोड़े को भेजा था। लोगों ने विश्वास रखकर उनको वोटिंग दिया ना, जी। लेकिन वो काम नहीं आए, इसका लोगों के मन में गुस्सा है। और ये गुस्सा इस बार बहुत तेजी से सामने आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सामना जो हो जाएगा, 1.5 लाख का जो फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में, ये अभी कम हो जाएगा, कम से कम। हाँ, क्योंकि जैसे टफ फाइट हो जाएगी। हाँ, क्योंकि ये हमको 2-3 जैसे हम लोग जब कोल्हापुर में थे, लोगों से मिल रहे थे, कोई बता रहा था कि अच्छा सांगली में ये हो रहा है, सोलापुर में ये हो रहा है। तो वहाँ जब मैं 3-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, तो तब लोग बड़े कॉन्फिडेंटली कहते थे कि नहीं, प्रणति शिंदे जीत जाएंगी और मार्जिन भी उनका रिकॉर्ड रहेगा, एकदम 70-30 टाइप का मुकाबला है। लेकिन अभी मैं सोलापुर में हूँ, तो और यहाँ लोगों से बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं कि देखो इतना क्लियर नहीं है। लेकिन फर्क तो पड़ेगा ना, प्रधानमंत्री आ जाते हैं, योगी आदित्यनाथ, बहुत सारे लीडर आ जाते हैं, तो उनके फॉलोअर्स है। अभी तो कुछ जाति के कार्ड फेंकना शुरू हो गया, लिंगायत समाज का सपोर्ट, मराठा समाज का विरोध, ऐसे कार्ड बाहर आने लगे, तो उससे वोटिंग तो नीचे कम हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टफ फाइट होने वाली है, ऐसा लगता है आगे। मैं यही, जैसे मैं यहाँ का कास्ट अरिथमेटिक ही समझना चाहता हूँ, और जो सोशो इकोनॉमिक जो एंगल है, जैसे आप पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखेंगे तो राजनीति की धुरी अगर गन्ने के खेत में है एक उसका पाँव, तो दूसरा पाँव उसका फिर शक्कर के कारखाने में है। थोड़ा बहुत ईपीएमसी में जिस तरह से जो उसका कोऑपरेटिव, कुछ बैंक्स हो गए, लेकिन मेन थ्रस्ट ऑफ पॉलिटिक्स ये इन्हीं 2 चीज़ों के इसमें चलता है, खेत में और कारखाने में शक्कर के। तो सोलापुर में वो कैसे चल रहा है, पहली चीज़। और दूसरा, यहाँ का जो जातीय समीकरण है, जो जातीय गणित है, वो समझना चाहते हैं। और कई दर्शकों के लिए ये नया होगा कि उन्होंने कर्नाटक में बहुत सुना है लिंगायत मठों के बारे में, लिंगायत पॉलिटिक्स के बारे में। महाराष्ट्र में जनरली लोग कल्पना नहीं करते हैं कि यार यहाँ पे भी लिंगायत पॉलिटिक्स हो सकती है। तो सोलापुर की लिंगायत पॉलिटिक्स पर भी नहीं, शोलापुर का कैसा है, मैंने पहले ही कह दिया कि शोलापुर ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कामगार वर्ग बहुसंख्य कामगार वर्ग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पद्माशाली समाज जो आंध्र से यहाँ पे आया है बहुत सालों पहले, वो अभी यहीं पे स्थायिक है, उसकी संख्या बढ़ी है। लिंगायत समाज की संख्या बढ़ी है, मुस्लिम समाज है, मराठा समाज है, धनगर समाज है, ऐसे बहुत सारे समाज यहाँ पे अच्छी तरह से रहते हैं सालों से। तो ये पॉलिटिक्स के वक्त तो थोड़ा पार 19-20 हो जाता है, लेकिन अभी शोलापुर का एक पहले का इतिहास ऐसा था कि 10 साल में एक दंगल होती थी पहले शोलापुर में। इतनी बड़ी दंगल होती थी कि 10-15 दिन का संचार बंदी लगता था, कर्फ्यू लगता था। दंगल मतलब दंगा कह रहे हैं, दंगे, कर्फ्यू लगता था, झगड़े चलते थे, हिंदू मुस्लिम फसाद चलता था। लेकिन लास्ट 20-25-30 साल से ऐसा कुछ भी नहीं है। शोलापुर प्रगति करना चाहता है, लेकिन शोलापुर की प्रगति के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं है। आपने बोला रोड है, 100% बीजेपी ने रोड की है, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि हमको पानी चाहिए रोज का। मोदी जी ने भूमि पूजन किया था 2018 में पाइपलाइन का, उजनी से शोलापुर पाइपलाइन का। उस वक्त केंद्र में, राज्य में और महापालिका में बीजेपी सत्ता थी, तब भी अभी 5 साल हो रहे वो पाइपलाइन का काम नहीं हुआ। पानी है, सिर्फ पाइपलाइन नहीं है, इसलिए पानी नहीं मिल रहा है। बीजेपी को तो चाहती है लोग, मोदी को तो जिताना चाहती है लोग, लेकिन उसके साथ लास्ट 10 साल में जो काम नहीं हुए वो भी खुल के बता रहे हैं लोग।
जो अभी जो कास्टिज्म, वो तो अभी पॉलिटिक्स कहाँ भी हो जाए तो कास्टिज्म का कार्ड खेला जाएगा, जिसको जिस तरह से चाहिए वो तो यूज़ होता रहेगा। अगर आप अब शोलापुर की बात सही से देखी जाए तो शोलापुर के लोगों को ना तो कास्टिज्म चाहिए, ना तो कुछ बाकी उसमें झमेले में पड़ना है। वोट तो देने के लिए तैयार है, सिर्फ वो बोलते हैं कि हमको क्या चाहिए, तो हमको पानी दे दो, हम हमारे बच्चों के लिए रोजगार दे दो। इतनी सिंपल सी बात है, उसके लिए इतना सब करना पड़ता है। ये नहीं सोचते पॉलिटिक्स कि 5 साल में अपन अगर ये कर देंगे तो अगले 5 साल में अपने को वोट मांगने के लिए भी जाना नहीं पड़ेगा, लोग खुद देंगे। ये जैसे कुलकर्णी सर, ये मैं जैसे एक तो मैं अपना पुराना सवाल ही दोहराना चाहता हूँ कि एक यहाँ की पॉलिटिक्स की धुरी क्या है, पहली चीज़ किन चीज़ों पर चलती है यहाँ की राजनीति, और दूसरा यहाँ की डेमोग्राफी किस तरह की है, कौन से समाज यहाँ पे बसते हैं, उनका पॉलिटिकल लीनिंग कैसा है। यहाँ तो पहले से लिंगायत समाज है, मुस्लिम समाज है, जैसे हमारे माने साहब ने बोला, पद्मशाली समाज भी है। सिटी के अंदर ये 3 समाज का बहुत बड़ा वर्चस्व है। उसके बाद छोटे छोटे भी बहुत समाज है सोलापुर में, बहुत सारे समाज मिलजुल कर रहते हैं यहाँ। तो किसी एक समाज पर पॉलिटिकल लीडर जीत नहीं सकता, उसको दूसरे समाज का भी सपोर्ट चाहिए, ये सबको मालूम है। लेकिन यहाँ तो कास्टिज्म नहीं चल रहा, वो डिवीजन धर्म पे हो रहा है। हाँ, धर्म के आधार पर। तो हिंदू तो बहुत सारे हैं यहाँ, 70% बौद्ध है और 30% मुस्लिम समाज होगा। ये कार्ड खेलकर उनको लगता है कि हम जीत सकेंगे, ये अच्छा पॉलिटिक्स नहीं है। विकास जरूर किया है मोदी जी सरकार आने के बाद सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे काम हो गए। उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी बहुत सारा काम हो गया। ऐसा नहीं है कि सोलापुर बहुत काम कम हो गए, लेकिन लोगों को जो काम चाहिए वो काम नहीं हुआ। यहाँ बहुत सारी बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए थी। हमारे यहाँ के सीएम, महाराष्ट्र का सीएम सोलापुर के थे, डेप्यूटी सीएम भी सोलापुर के थे, एक ही वक्त थे। तो सब महाराष्ट्र की सुशील कुमार शिंदे चीफ मिनिस्टर और विजय सिंह मोहिते पाटिल डेप्यूटी सीएम, वो सोलापुर ग्रामीण से माळशिरस से आते हैं वो। तो वो दोनों सोलापुर के थे। सोलापुर के उस वक्त 7 मंत्री मंडल में लोग 7 थे, जिसका कैबिनेट दर्जा था। कोई डायरेक्ट मिनिस्टर था या उसको कैबिनेट था। उस वक्त भी सोलापुर का कुछ काम नहीं हो गया। ये लोगों के मन में बहुत सारा गुस्सा है। कांग्रेस के पास जब पूरा पावर था, जब सोलापुर के ही लोग कैबिनेट में बैठे हुए थे, तब काम नहीं हुआ। उस वक्त हमारे लीडर बोल रहे थे, सुशील कुमार शिंदे ने ही एक भाषण में कहा कि मैं अभी सोलापुर का नहीं रहेगा, ऑल महाराष्ट्र का होगा, ऑल देश का होगा। लोगों को ये शब्द बहुत सारा गहरा चोट देके गया। अरे हमारे हो तुम, हमारे लिए कुछ तो करो, महाराष्ट्र के लिए क्या करते। लेकिन उनका धोरण था तो व्यापकता आनी चाहिए। मैं अपने सोलापुर के लिए तो करूँगा ही, लेकिन मुझे सब महाराष्ट्र के लिए देखना पड़ेगा अभी, ऐसा उनका भाषण था। लेकिन उसका गलत ये कर दिया। और निगेटिविटी जो आती है वोटिंग के वक्त, वो उस वक्त से शुरू हो गई सुशील कुमार शिंदे के। सुशील कुमार शिंदे तो बाद में देश के गृह मंत्री भी बन गए। बहुत सारे अच्छे काम वहाँ से भी किए। पहले उससे ऊर्जा मंत्री भी थे। ऊर्जा मंत्री होने के बाद सोलापुर में अच्छा एनटीपीसी का एक प्रोजेक्ट उनके काल में आ गया। सोलापुर में चिंचोड़ी बोलकर एक गांव है, वहाँ सब ज़्यादा जो एक्स्ट्रा जो बिजली तैयार हो जाती है देश में, तो वहाँ सप्लाई होता है और वहाँ से बाद में दूसरी तरफ भेजता है। ऐसा एक सेंटर उनके काल में बन गया। सोलापुर रेलवे का तो विकास पहले से ही होता आया है। उनके काल में भी दो चार रेलगाड़ियाँ शुरू हो गई, लेकिन जितनी लोगों की मांग थी उसके बराबर काम न हो गया। सोलापुर का एयरपोर्ट 25 साल पहले चालू हो गया था, लेकिन कुछ वजह से वो बंद हो गया। जैसे एक एयरप्लेन एक दिन क्रैश हो गया, वो उजनी डैम में गिर गया, उस वजह से वो बंद हो गया। उसके बाद में जो एयरपोर्ट चालू होना चाहिए था वो नहीं हो गया। शिंदे साहब ने बोरामणी में नया एयरपोर्ट खोलने के लिए जगह ली, लेकिन उसका काम जिस ढंग से ज़्यादा तेज़ी से जाना चाहिए था वो नहीं गया, इसलिए लोग नाराज थे उनके ऊपर। सोलापुर में बड़ा उद्योग कोई नहीं आया, बिजनेस नहीं आया। सोलापुर के अंदर जो छोटे छोटे बिजनेस बढ़ने चाहिए थे, उसके लिए जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ चाहिए और जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जैसे पानी हो, बिजली हो, जगह हो,
वन विंडो सिस्टम बोलते हैं ना उसको, सब सर्टिफिकेट सब मंजूरी एक ही जगह से, ऐसा कुछ नहीं हो गया। वो पहले कांग्रेस की राजनीति के वक्त भी नहीं हो गया, बाद में 10 साल पहले बीजेपी के राजनीति में नहीं हो गया, इससे लोग नाराज हैं। इस जवाब में वो चीज़ भी समझ में आती है। मैं आप दोनों से पूछने ही वाला था और गौस जी से भी कि एक टाइम था जब सोलापुर सुरक्षित सीट नहीं थी, तब भी सुशील कुमार शिंदे यहाँ से जीतते थे, लेकिन अब सुरक्षित है, लेकिन इतना क्लियर वो असुरक्षित हो गए, सुरक्षित हो गया। तो मैं ये जितनी चीजें ये लोग बता रहे थे, सर बता रहे थे, माले सर बता रहे थे, कुलकर्णी सर बता रहे थे, इससे आपको पता चलता है कि जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी कल्टीवेट करते रहना पड़ता है, एक बार नहीं, लगातार। अगर जैसे ही वो ध्यान छूटता है वैसे ही वही जनता आपको इलेक्शन हरा भी सकती है। गौस, अभी लंबे समय से हम जो बाकी जातियां हैं उनके बीच में पॉलिटिक्स किस तरह से होती है ये समझ ही रहे थे। हम ये जानना चाहते हैं कि जो सोलापुर में एक बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की भी है, वो किन स्थितियों में रहते हैं, क्या काम करते हैं, और उनके बीच में किस तरह के प्रश्न हैं, किस तरह की पॉलिटिक्स उनके बीच आकार लेती है, और उसके लिए कितनी जगह है जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है। 2014 में तो मोदी की लहर थी, उस वक्त तो बंसोड़े जी विदाउट प्रचार तो किया उन्होंने, मगर जिस तरीके से प्रचार करना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ, मगर वो चुन के आए, क्योंकि उस वक्त मोदी जी का एक जो फैक्टर चला था वो ऑल ओवर देश के इसके पर चला था। 19 में थोड़ा सा जो ये हुआ उसमें मुस्लिम वोटर बीजेपी की ओर चले गए थे, मगर इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वोटर बीजेपी को नहीं चाह रहा है। इसके अंदर 14 में मुस्लिम्स ने वोट किया सोलापुर के, 14 में भी वोट किया और 19 में भी वोट 19 में भी वोट किया, 19 में घट गया, मगर किया था। मगर इस वक्त की जो स्थिति लग रही है कि मुस्लिम वोट बीजेपी की ओर जाएगा, ऐसा नहीं दिख रहा है। हाँ, तो उसके अंदर ये भी चीज़ है कि इस वक्त एमआईएम ने कुछ उम्मीदवार नहीं दिया है, इसका भी क्या बोलते हैं कि महाविकास आघाड़ी को कुछ हद तक तो फायदा होगा। ये स्थिति आज की यहाँ पे है महाराष्ट्र। क्योंकि अगर एमआईएम का यहाँ पे कैंडिडेट होता, वंचित बहुजन का एक कैंडिडेट तो कांग्रेस ने बिठाया, उन्होंने एक फॉर्म वापस लिया, तो कांग्रेस ने एक और कैंडिडेट, क्या नाम है सर, राहुल गायकवाड़ को बिठाया हाँ। कांग्रेस ने। उसमें एक बड़ी बात ऐसी है कि लास्ट टाइम प्रकाश अंबेडकर वंचित से यहाँ खुद खड़े थे और उन्होंने 1,70,000 वोट लिए थे, और शिंदे साहब का और आपके प्रकाश अंबेडकर साहब का वोट मिलाया जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट से आगे जाता था। ये वोट कटवा तो हो गया, इसलिए प्रॉब्लम। लेकिन इस बार ये महाआघाड़ी के लिए अच्छी बात है कि एमआईएम भी नहीं दिया है, वंचित का भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसका भी असर पड़ेगा। इसलिए भी प्रकाश अंबेडकर की इच्छा अभी भी लड़ने की है, क्योंकि राहुल गायकवाड़ को कांग्रेस ने बिठाया, उसके बाद एक और कैंडिडेट उतना से था, उसको सपोर्ट कर दिया, लेकिन उतना नहीं चलता है। प्रकाश अंबेडकर खुद थे शोलापुर में, जो बाबा साहब अम्बेडकर के नातू थे, इसलिए शोलापुर उनके लिए पूरा एक गट्टा हो गया था, उनका समाज पूरा उनके साथ था। यहाँ जैसा मुस्लिम कार्ड चलता है वैसा कई क्षेत्रों में दलित कार्ड भी बहुत चलता है। उनकी बहुत सारी ताकत है अम्बेडकर चळवळ की, यहाँ बहुत सारी ताकत है। वो सब अम्बेडकर नाम के वजह से इकट्ठा हो गए थे। वो कुछ भी पार्टी में काम करते हो, चाहे बीजेपी में करते हो, शिवसेना में करते हो, कांग्रेस में, लेकिन प्रकाश अम्बेडकर नाम की वजह से वो इकट्ठा हो गए थे। वो वंचित के खाते में गया था सब वोटिंग। इस बार ऐसा नहीं हो जाएगा, वंचित का कैंडिडेट ही नहीं है, उन्होंने कुछ तो अब हाँ वर्सेस कांग्रेस, ये 1-to-1 नेक टू नेक फाइट चल रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे अभी कैसा है कि लोगों को ये लगता है कि मोदी जी आएंगे तो समान नागरिक कायदा हो जाएगा। लोगों की बहुत सारी अपेक्षा इसमें है, और इसकी वजह से सोलापुर में लोग चाहते हैं यूसीसी चाहते हैं, इसलिए लोग एक बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो चाहता है। क्यों तो रिजर्वेशन की वजह से लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे काबिल है फिर भी ऊपर नहीं जाते हैं। इसकी वजह से जो एक रोष है, मोदी ने नोटबंदी कर दी, मोदी ने 370 कलम ये कर दिया, तो जो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं बड़ा काम तो मोदी ही कर सकते हैं, और मोदी काम ऐसा कर सकते हैं, मोदी ही समान नागरिक कायदा लाएंगे। ये बहुत सारी अपेक्षा लोगों के वजह से है, इसलिए भाजपा का पलड़ा इस बार भी पूरा तगड़ा लगता है। मतलब यूसीसी की बात हो रही है सोलापुर में, हाँ, एक गुट में हो रही है,
मुस्लिम तो नहीं चाहेंगे ना सर, ऐसा खुलकर तो नहीं बोलेंगे वो। का ध्रुवीकरण जो हाँ, वोट का ध्रुवीकरण हिंदू की तो बहुत सारे दिनों से मांग है, समान नागरिक कायदा। समान नागरिक कायदा और आरक्षण का कुछ संबंध नहीं है मुझे लगता है। आरक्षण तो अलग अलग विषय है और समान नागरिक कायदा, लेकिन देश एक संघ रहना चाहिए, तो एक ही लॉ चाहिए देश में। अलग अलग लॉ हो तो देश का डिवीजन हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए वो मोदी का जो बीजेपी का जो एजेंडा है समान नागरिक कायदा का, वो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ होने की जरूरत नहीं है। किस तरह की बातें गौस होती हैं मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के बीच यूसीसी को लेकर? हम जाके बात वहाँ भी करने ही वाले हैं, लेकिन आपको जो लोगों से सुनने को मिलता है। हाँ, तो अभी जी अविनाश सर और माने सर ने जो बताया, एक तरफ दो चीज़ें हैं कि एक गुट में ये चर्चा हो रही है कि होना चाहिए। मुस्लिम्स भी चाहते हैं। नहीं, मुस्लिम नहीं चाहते, तो हिंदू वोटर जो है वो चाहते हैं, मुस्लिम वोटर जो है वो नहीं चाहते हैं। इस तरीके का माहौल है। मगर ग्राउंड पर इसके मैं जहाँ तक कि घुमा हूँ, ये विषय तो मेरे सामने एक आधा दूसरा आ गया, मगर लोग स्थानिक मुद्दे पे, स्थानिक समस्या पर बात कर रहे हैं। लोगों का बोलना क्या है कि आज बेरोजगारी कहाँ पर है, उसके पर आप बात कीजिए। विकास कहाँ पर है, उसके पर आप बात कीजिए। वो आप बात नहीं कर रहे। उसको आज उजनी 60% भरा था पिछले साल, मगर आज हालात ऐसे है कि 8 दिन, कई जगह 6 दिन आड़ा पानी आ रहा है, कई जगह 8 दिन आड़ पानी आ रहा है। तो उसका प्रॉपर जो मैनेजमेंट होना चाहिए था वो भाजपा के कार्यकाल में नहीं हुआ है, ऐसा लोगों का मानना है। लोग कह रहे हैं, वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इसके पहले 2004 में ऐसी परिस्थिति बनी थी कि पानी कम था, बारिश कम हुआ था, मगर उस वक्त सही से मैनेजमेंट होने की वजह से लोगों को पानी मिला था। मगर इस वक्त आज उजनी 40% माइनस में है। अब उसके अंदर का जो उजनी का निकालना जो चाहिए था, वो उसके तरफ लोगों का जो पॉलिटिकल लीडर है उनका, वो उसके लेकर कोई बात नहीं करता है। पूरा जो सोलापुर की राजनीति जो चलती है वो उजनी पे चलती है, उजनी डैम पे चलती है। मगर उसके तरफ कोई भी पॉलिटिकल, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उसको फोकस नहीं कर रही। मगर लोगों के अंदर जो आम समस्या है, एक तो रोजगारी को लेकर के है, एक महंगाई को लेकर के है, ये करप्शन थोड़ा है। मगर ये दो चीज़ें लोग खुल के बता रहे हैं कि भाई आज खत जो था DAP जिसे बोला जाता है, वो 600 रुपये था, आज 1600 रुपये हो गया, 1400 रुपये हो गया। गैस के जो दाम थे 400 रुपये से 1200 रुपये बढ़ के हो गए। ये जो उनके जो बोलते हैं कि हमारे दैनंदिन, जो मराठी में एक वर्ड है, जो डेली रूटीन में जो लगने वाली चीजें हैं, उसके पर लोग ज्यादा बात कर रहे हैं। ये मुझे मैं जहां तक के घुमा हूं, उसके अंदर जो निकल के आई है वो बात आपके सामने मैंने रखी है। हाँ, बहुत महंगाई है, बहुत इतनी महंगाई बढ़ गई और करप्शन तो बहुत सारा है। अभी मोदी को 2 चीज़ों पर अभी तक कुछ सॉल्व करने में ये नहीं हो गया, क्या बोलते हैं उसको, सॉल्व करने में सक्सेस नहीं हो गए वो, महंगाई पर और करप्शन पर। हर शासकीय ऑफिस में, गवर्नमेंट के ऑफिस में इतना बहुत सारा बड़ा करप्शन है। ये इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसमें भी नहीं था, इतना करप्शन अभी बढ़ गया, मैंने देखा है। बहुत सारे ऑनलाइन, ये नाम पर ही ऑनलाइन हो गया है, लेकिन रिश्वत लेने के बाद ही वो अपग्रेड होता है कंप्यूटर पे। जैसे आप कुछ घर बनाने वाले हैं, इसके लिए ऑनलाइन ये मिल जाएगा आपको, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो अपग्रेड कब होता है, जब उसको पैसे दिए जाते हैं फाइल के नीचे से, तो वो अपग्रेड करता है, फिर बाद में आपको ये पैसा मिलता है। ये सबको मालूम है। नाम के लिए नया गवर्नमेंट है, लेकिन करप्शन पहले जैसा है। महाराष्ट्र के विधि मंत्रालय में सिर्फ कौन सा काम अभी चालू है, तो ट्रांसफ़र करने का अधिकारी का, और ट्रांसफ़र कैंसिल करके उसके पास से कुछ तो लेन देन करने का। ऐसा बहुत सारा काम पिछले उद्धव ठाकरे की गवर्नमेंट भी था और इस गवर्नमेंट में भी है। लोगों को ये सब मालूम है। करप्शन इतना बहुत सारा करप्शन बढ़ गया है, लोग इससे बहुत सारे नाराज है। और उससे ही गहरा प्रॉब्लम इसका है, जो महंगाई, सब्जियों के दाम, दाल के दाम, तेल के दाम, बहुत सारे दाम बढ़ गए। गैस सिलेंडर का दाम 1000 तक गया, पेट्रोल 100 से पार गया। वो कम कब हो जाएगा?
हमने सुना था इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल क्रूड का भाव तो सबसे नीचे लो आ गया था। उस वक्त में हम 100 रुपए से ये ले रहे थे, पेट्रोल डीजल ले रहे थे। ये क्या अच्छा गवर्नमेंट का ये नहीं है, नतीजा नहीं है। अच्छा गवर्नमेंट क्या, तो किसी भी सामान्य जिसके पास बहुत सारी कमाने के ये नहीं रास्ते नहीं है, बहुत सारा इनकम उसका कम है, उसको भी सुख शांति से जीवन जगना चाहिए। वो नहीं मिल रहा है इस गवर्नमेंट में, और पिछले गवर्नमेंट में नहीं मिल रहा था। भाजपा ने अभी 400 पार का नारा दिया है, तो विरोधी पक्ष जो है, इंडिया आघाड़ी है, कांग्रेस है, उनके पास कोई सक्षम नेतृत्व नहीं है। ये भी लोगों को दिख रहा है। ये बड़ी बात है कि अगर मोदी का एक कार्ड चल रहा है लेकिन सामने कोई अगेंस्ट उनके नेता ही नहीं है, तो ये बात लोगों में समझ में आती है कि हम वोट किसको दें। अगर मोदी को दे रहे हैं तो मोदी को दे रहे हैं, सरकार बन रही है, लेकिन इंडिया आघाड़ी में कौन बनेगा। लास्ट टाइम जो 5-5 साल में 5 प्रधानमंत्री बन गए, वैसा तो अभी नहीं होगा। लोगों में ये भी डर है। और अभी कल मोदी ने शोलापुर में एक बड़ी बात कही थी कि SC ST और OBC इनका जो आरक्षण है वो अल्पसंख्यकों को देने का कांग्रेस सोच रही है। कर्नाटक में ऐसा हुआ भी है। तो लोगों के मन दिल में कुछ तो डर ऐसे भी है कि आगे जाके क्या होगा। तो फिलहाल तो ऐसे माहौल है कि शोलापुर का देखा जाए तो आपका उम्मीदवार यहाँ पे चुन के आता है, बाद में देखता नहीं, इसलिए लोगों में गुस्सा है। मोदी को चाहिए, हम मोदी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन आपके उम्मीदवार 5 साल यहाँ नहीं करेंगे कुछ। 10 साल पहले गए, 5 साल ये भी जाएंगे, इसकी गारंटी कौन देगा। ये लोगों के दिल में है। मोदी की गारंटी नहीं, लोगों को लोकल लेवल के लीडर की गारंटी चाहिए, जो यहाँ रहेगा। यहाँ के चुनावी मुद्दे जो है वो लोगों गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत करेगा। हाँ, अभी पेश करेगा। मोदी साहब यहाँ के नहीं बोलेंगे ये गारंटी, लेकिन कम से कम फडणवीस साहब ने तो बताना चाहिए कि यहाँ की गारंटी शोलापुर की मैं लूंगा। जैसे वो बोलते हैं कि कैंडिडेट का पालकत्व मैं लूंगा, जैसे उन्होंने कहना चाहिए कि शोलापुर शहर, शोलापुर जिले का पालकत्व मैं लूंगा और शोलापुर का विकास मैं करूंगा। हमारा कैंडिडेट कुछ नहीं किया तो मैं आऊंगा, मैं करूंगा। ऐसा अगर फडणवीस साहब कहते हैं तो लोग और भी आगे जाके कुछ तो सोच सकते हैं। इसी नोट पे हम बातचीत को यहाँ पे विराम दे रहे हैं। काफ़ी लंबी बातचीत है, काफ़ी सारे फैक्टर्स पे हमने बात कर ली है। इसी तरह की बातचीत अब जो पश्चिम महाराष्ट्र की कवरेज हमारी यहाँ सोलापुर में कंक्लूड हो जाती है। कुछ और वीडियो सोलापुर के आप ज़रूर देखेंगे, लेकिन इसके बाद ललन टॉप जाएगा मराठवाड़ा, और उसके बाद मराठवाड़ा में हमारी कवरेज होगी 2 जगहों पर, और उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे मुंबई, और फिर उसके बाद वापस दिल्ली की यात्रा शुरू होगी। इस पूरी यात्रा में अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो ललन टॉप देखते रहिए। सोलापुर से प्रशांत के साथ मैं हूं निखिल। आप देखते रहिए दी ललन टॉप, और आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।